स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। शुरू हो चुका है खबरों का सफर और रोज की तरह एक बार फिर से आपके लिए हम आपका फेवरेट मॉर्निंग शो लेकर हाजिर हैं। देश दुनिया की हर बड़ी खबर जानने के लिए अगले 1 घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिएगा और आगे आपको फ्रेश एंड फास्ट भी दिखाएंगे। गुजरात के भुज से आपको बताएंगे क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज में आज मौजूद रहने वाले 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर वो जाएंगे। अधिकारियों और जवानों के साथ में मुलाकात करेंगे। इससे पहले कल वो जम्मू कश्मीर भी गए थे, जहां फॉरवर्ड एरिया में जाकर जवानों से मुलाकात की थी, उनकी हौसला अफजाई की थी और आज भुज वो पहुंचने वाले हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां भुज एयरबेस विजिट पर वो पहुंचेंगे। गुजरात के भारत पाकिस्तान सीमा का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री। तो केंद्र सरकार के साथ साथ में हमारी तमाम जो एजेंसीज थी उनके साथ साथ में अगर किसी ने सबसे ज्यादा योगदान दिया पाकिस्तान के साथ तनातनी के बीच में तो वो थे बॉर्डर एरियाज के जवान और उन्हीं की हौसला अफजाई करने के लिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचने वाले हैं। तो इस यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह बेस पर तैनात भारतीय सशस्त्र बलों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सैन्य कर्मियों के साथ उनकी मुलाकात भी होगी, बातचीत होगी। 2 दिवसीय गुजरात का दौरा है। भारत पाकिस्तान के सीमा का दौरा उनके द्वारा किया जाएगा और मुलाकात भी की जाएगी। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। वहां पर उन्होंने कई बड़ी बातें कही ऑपरेशन सिंदूर के बाद और साथ ही परमाणु हमले को लेकर, परमाणु बम को लेकर पूरी दुनिया को चेताया भी, पाकिस्तान का चेहरा दिखाया भी। उन्होंने क्लियर कट कह दिया कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को अपनी निगरानी में इन बमों को लेना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान है गीदड़ बपकी देने से मानता ही नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रेक के बाद पीएम मोदी ने दुनिया को बता दिया था कि अब पाकिस्तान की परमाणु ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। ये बयान पीएम मोदी के उस प्लान का हिस्सा था जिसे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च कर दिया है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने दुनिया के सामने क्लियर कट बता दिया है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कैसे दुनिया के लिए खतरनाक हैं। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। आज श्रीनगर की धरती से मैं पूरी दुनिया के सामने यह सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या ऐसे गैर जिम्मेदार और रोग नेशन के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित हैं? मैं दुनिया के सामने यह सवाल खड़ा करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर की धरती से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर दुनिया को चेताया। राजनाथ सिंह का ये बहुत बड़ा बयान है। इसका सीधा मतलब है कि भारत पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमेशा के लिए ताला लगवाने की तैयारी कर रहा है। भारत ने ठान लिया है कि अब दुनिया को पाकिस्तान के आतंकवाद के साथ साथ उसके परमाणु खतरे से जुड़ा डर भी दिखाया जाए। दुनिया के लिए ये जानना जरूरी है कि ऐसे देश के पास 170 परमाणु बम हैं जो इंटरनेशनल टेरर का गढ़ है। एक ऐसे देश के पास 170 परमाणु बम हैं जहां सेना और आतंकियों के बीच गठजोड़ है। एक ऐसे देश के पास 170 परमाणु बम हैं जो कंगाल है, जहां फौज बेलगाम है, जहां तख्ता पलट आम है। एक ऐसे देश के पास परमाणु बमों का जखीरा है जहां के नेता परमाणु बम की धमकी ऐसे देते हैं जैसे परमाणु बम नहीं बल्कि सुतली बम हो। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार ये कबूल लिया है कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता नहीं करवाई बल्कि तनाव को कम करने में सहायता करी, ऐसा बयान दिया गया। तो यू टर्न लिया। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा, पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे DGMO को संपर्क सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को बताकर आतंकी ठिकानों पर हमला किया और फिर जब मुनीर आर्मी की तरफ से भारत पर अटैक की कोशिश की तो उनके हर हमले को नाकाम कर दिया और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने को लेकर ट्रंप ने जो झूठा दावा किया था उस पर से अब उन्होंने खुद ही पर्दा हटा दिया है। सच्चाई दुनिया के सामने है
और रही बात सीज फायर से पहले अमेरिका के साथ ट्रेड को लेकर हुई बातचीत के दावे की, तो विदेश मंत्रालय अपने जवाब में पहले ही साफ कर चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका से व्यापार को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई और कश्मीर मसले पर भारत अपनी नीति साफ कर चुका है। हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। उत्तर बंगाल के तीसा फील्ड एंड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। पैदल सेना, आर्टिलरी, टैंक, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री जैसी कई सारे जो आर्मीज थी और साथ साथ में मॉडर्नाइज्ड वेपन्स थे, उनको कैसे दिखाया गया वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले टैंक दौड़ते हुए आए और टारगेट को सटीक तरीके से स्ट्राइक किया। इसके बाद टैंक्स ने अपनी ताकत दिखाई। इसके बाद पानी में भी ये टैंक पूरी क्षमता के साथ दौड़ते हुए नजर आए। आर्मी का ये एक्सरसाइज न केवल सेना का मनोबल बढ़ाती है बल्कि उन्हें वॉर मोड में भी एक्टिव रखती है। उत्तर बंगाल के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में गरजते हुए दुश्मनों पर काल की तरह तेज रफ्तार में टूटने को तैयार ये भारतीय सेना का युद्धाभ्यास है, जिसकी गर्जना सुनकर, जिसकी रफ्तार देखकर, जिसके बरसते हुए गोले देखकर सीमा पार पाकिस्तान की आर्मी की दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी। एक तरफ पाकिस्तान की आर्मी को अपने टैंक्स में तेल भरवाने के पैसे नहीं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना और मजबूत होती जा रही है। हिंद की सेना दुश्मनों को कुचलने के लिए बेताब नजर आ रही है। भारतीय सेना की ये पराक्रमी प्रदर्शन भारत और पाकिस्तान में तनाव के तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। इस युद्धाभ्यास का नाम तीस्ता प्रहार रखा गया है, जिसमें इन्फेंट्री बटालियन के साथ आर्टिलरी, बख्तरबंद वाहन और स्पेशल ऑपरेशन टीम के साथ साथ इस युद्धाभ्यास में सभी टीमों के बीच तालमेल को परखा गया और दुश्मनों पर कैसे एक साथ प्रहार किया जाए, इस कॉम्बैट सिनर्जी को परखा गया। बाबा बागेश्वर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और इस बार उन्होंने पाकिस्तान को लेकर श्वेता जो बयान दिया हो बेहद हैरान कर देने वाला है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत के सामने सरेंडर कर देना चाहिए क्योंकि नया हिंदुस्तान है 2025 का भारत है। तो क्या गजब का भारत, 1971 का भारत थोड़ी है, ये तो 2025 का भारत है। जबलपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई की जमकर सराहना की। साथ ही पाकिस्तान पर तीखा व्यंग्य करते हुए पीओके को भारत का अभिन्न हिस्सा बताया। 1971 का भारत थोड़ी है, ये तो 2025 का भारत है। 300 किलोमीटर अंदर घुस करके मारता है। और हमें मजा तो तब आया जब सरकार ने कहा कि 24 घंटा के अंदर जितने पाकिस्तानी नागरिक हैं वो देश छोड़ दें। इतनी बेगमें निकली। अच्छा देखो मजे बात ये है, उनके खसम वहां है। अब बेगम, तो हमें बड़ी हंसी आई कि धन्य रे पाकिस्तान, लुगाइयां संभाल नहीं पा रहा है देश, क्या खाक संभाल। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारतीय सेना की वीरता की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें देश की सेना पर अपार गर्व है। उन्होंने कहा, हमारे देश के जवान हर परिस्थिति में डटे रहते हैं और हमें सुरक्षित रखते हैं। ऐसे सैनिक ही सच्चे नायक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अब सहनशील नहीं बल्कि जवाब देने वाला राष्ट्र बन चुका है। पाकिस्तान पर तीखा व्यंग्य करते हुए शास्त्री ने कहा, पाकिस्तान भारत का बिगड़ैल बेटा है जिसे अब अनुशासन सिखाना आवश्यक हो गया है। मतलब भारत का बेटा, अब बेटा है तो बेटा ही है, हो जाते हैं, बिगड़ैल औलादें होती हैं। अब सबके भारत के कई पिता ऐसे, उनके बेटा बिगड़ैल है। अब क्या करें, मर्डर थोड़ी करते बनता है। अब बिगड़ैल औलादों को तो जूता दे, लाते दे, गुस्सा सुधारते रहते हैं बीच बीच में। हर बार वो गलती करता है, हर बार दे चटाक न कटा ठटरी के बड़े। तो वर्तमान में भारत ने यही किया है, बिगड़ैल औलाद है पाकिस्तान। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने भाषण में कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम लेकर उनकी तारीफ भी की और संकेत दिया कि देश हित में कार्य करने वाले हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म या पृष्ठभूमि
से हो, सराहना के पात्र हैं। और एक बड़ी खबर आपको बताया, पाकिस्तान के अलावा जो दो देश पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन हो रहा है। तुर्की के खिलाफ भारत का एक्शन शुरू हो गया है। तुर्की की कंपनी का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दिया गया है। इसके साथ साथ में तुर्की के जो नेवल प्रोजेक्ट्स भारत में है उनको भी रिव्यू यहाँ पर करने की शुरुआत की जा चुकी है। एप्पल्स का बॉयकॉट किया जा रहा है, मार्बल्स का बॉयकॉट किया जा रहा है और भी तमाम चीजों का बॉयकॉट सिविलियन लेवल पे करना शुरू हो चुका है। तो लोगों ने जो अजरबैजान और तुर्की की यात्रा पर जाने वाले थे उन्होंने अपनी ट्रिप्स को कैंसिल कर दिया है। बहुत सारी ऐसी जो कंपनी है, ट्रैवल कंपनी, उन्होंने बुकिंग लेना भी बंद कर दिया है। और ये बड़ी खबर आठ एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग की सर्विस ही कंपनी देती है। तुर्की की कंपनी का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दिया गया राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए। और ये सब इसलिए क्योंकि तुर्की है और साथ साथ में अजरबैजान वो मुल्क रहे जिन्होंने पाकिस्तान का भारत के साथ में जब तनातनी दोनों की चल रही है ऐसे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। इसी वजह से की जॉइंट वेंचर कंपनी सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दिया गया है। तुर्की की ये कंपनी भारत के 8 एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग की सर्विस देती है। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने तुर्की की इस कंपनी पर एक्शन लिया है। तत्काल प्रभाव से तुर्की की कंपनी का सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द करने का आदेश जारी कर अब देश भर में चल रहे तुर्की के निवेश वाले प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करने जा रही है। यूपी, दिल्ली समेत देश के 5 राज्यों में चल रहे मेट्रो, टनल और निर्माण प्रोजेक्ट्स पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार ने तुर्की की कंपनियों से जुड़े सभी समझौतों को रिव्यू करना शुरू कर दिया है। ये समझौते मेट्रो रेल, सुरंग निर्माण और एयरपोर्ट सर्विसेज से लेकर एजुकेशन और मीडिया जैसे फील्ड्स में किए गए हैं। भारत में मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, मेट्रो रेल और आईटी जैसे सेक्टर्स में काम कर रही तुर्की की कंपनियों की भूमिका का दोबारा रिव्यू किया जा रहा है। IBEF यानी इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की फरवरी 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत तुर्की के बीच आपसी व्यापार 28,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया था। तुर्की के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना सख्त एक्शन लेंगे ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आम जनता से लेकर व्यापारिक संगठनों ने फिलहाल तुर्की के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है। और ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने तुर्की के साथ सभी जो व्यापारिक संबंध है उनके भी बॉयकॉट की बात कही है। आपको भी दिखाते हैं कि तुर्की पर इसका क्या असर होगा। एक पैसा भी तुर्की को नहीं मिलेगा। यही वजह है कि भारत में बॉयकॉट तुर्की की मुहिम जोर पकड़ चुकी है। देश के अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान के साथ ही तुर्की के खिलाफ भी जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। तुर्की के कंप्लीट बॉयकॉट की मांग हो रही है। चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने करीब 700 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अपील की है कि वो चीन और तुर्की के साथ सभी तरह के व्यापार को रोक दे। व्यापार संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भी तुर्की और अजरबैजान के बॉयकॉट की अपील की है। इस बॉयकॉट मुहिम का असर भी दिख रहा है। मेक माई ट्रिप के मुताबिक दोनों देशों की ट्रैवल बुकिंग में 60% की कमी आई है। ट्रिप कैंसिलेशन 250% बढ़ गया है। ट्रैवल प्लेटफॉर्म इजी माई ट्रिप ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें यात्रियों से कहा गया है कि वो तुर्की और अजरबैजान की यात्रा तभी करें जब बहुत जरूरी हो। ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म इक्सिगो ने तुर्की, चीन और अजरबैजान के लिए सभी फ्लाइट्स और होटल बुकिंग को कैंसिल कर दिया है। ब्रिक्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष हरवंश चावला के मुताबिक आतंकी मुल्क का साथ देने वालों के साथ किसी को ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं तो ये अपील करूंगा ना केवल ब्रिक्स में जितने भी देश शामिल हैं बल्कि पूरी दुनिया को जो कि अमन पसंद करती है उनको पाकिस्तान या जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म में उनके साथ ट्रेड करें, किसी भी तरह का व्यवहार रखें जो उनकी उन्नति में साथ दे। क्योंकि कोई भी स्टेट अगर टेररिज्म को सपोर्ट करता है तो वो गलत है। तो वहीं गुजरात के राजकोट में टूर ऑपरेटर्स ने तुर्की के टूर का बॉयकॉट कर दिया है। तो तुर्की को हमने पूरे का पूरा बॉयकॉट किया है क्योंकि वो टेररिस्ट कंट्री का साथ दे रहे हैं। वो हमारे पैसों से हमारा पैसों से वो डिफेंस खरीद के वो हमारे खिलाफ ही वो यूज कर रहे हैं। पूरे का पूरी तरह तुर्की का हमने बैन कर दिया है। तो वहीं मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय ने तुर्की के यूनुस एमरे इंस्टीट्यूट के साथ MOU को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का ऐलान किया है। और मध्य प्रदेश सरकार के
के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया के ऊपर जो विवादित टिप्पणी की थी उसमें लगातार वो मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई और देखना होगा उनको क्या उनके लिए आज फैसला निकलकर सामने आता है। पूरा मामला कोर्ट में पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है कल, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जमकर उनको फटकार लगाई और एफआईआर वापस लेने से भी इनकार कर दिया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी पर एमपी के मंत्री विजय शाह ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूरे देश में उनके खिलाफ नाराजगी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि भारत की बेटी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। आज इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी। देखना महत्वपूर्ण कि क्या कुछ आज कोर्ट के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। उन्हें राहत मिलती है या नहीं, या मंत्री पद भी छोड़ना पड़ सकता है, इस तरह की बात भी सामने आ रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर शर्मनाक टिप्पणी कर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह मुश्किलों में घिर गए हैं। विवादित बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई है और एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा कि आप किस तरह का बयान दे रहे हैं, आप मंत्री हैं, मंत्री होकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। संवैधानिक पद पर बैठे शख्स से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं की जाती। जब देश इस तरह की हालात से गुजर रहा हो तब जिम्मेदारी भरे पद पर बैठे शख्स से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। इस पर विजय शाह के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने माफी मांग ली है, मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। विजय शाह के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास करने से पहले हमें नहीं सुना। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि विजय शाह हाईकोर्ट जाएं और वहां जाकर माफी मांगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ महू तहसील स्थित मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने कर्नल सोफिया पर विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। हालांकि इस दौरान वो सेना से जुड़े अधिकारियों की जाति तक बताने से नहीं चूकी। आपको बता दूं कि दिव्या सिंह व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं, तो तीनों तो पीडीए के थे। आज सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। ऐसे में देखना होगा कि कैबिनेट मंत्री विजय शाह को राहत मिलती है या नहीं। और अब बात करते हैं उत्तराखंड सरकार की, जिसकी वजह से उत्तराखंड सरकार आजकल बहुत ज्यादा चर्चाओं में बनी है। दरअसल जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ में उत्तराखंड की सरकार बहुत सख्त एक्शन ले रही है और उसी के तहत 150 से ज्यादा जो भ्रष्टाचारी अपराधी और माफिया हैं उनको कड़ी सजा देने की बात कही गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ धामी सरकार की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे अफसरों पर भी एक्शन हो रहा है जो कि रिटायर हो चुके हैं। अगर कानून से करोगे खिलवाड़ तो होगा प्रहार। उत्तराखंड में अब और नहीं भ्रष्टाचार, एक्शन में धामी सरकार। उत्तराखंड में इन दिनों भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई हवा बह रही है। सीएम धामी की सरकार घुसखोरी के खिलाफ बड़ी मुहिम चला रही है। ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है और सबसे बड़ी बात ये कि आम लोग भी इस बदलाव को महसूस कर रहे हैं और इसका समर्थन भी कर रहे हैं। तो वहीं सरकार हर मंच पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी मुहिम का ऐलान कर रही है। इसके साथ ही हमने भ्रष्टाचार पर भी निर्णायक लड़ाई आगे बढ़ाई है। उसका परिणाम है कि अभी पिछले 3 सालों में 150 से भी ज्यादा भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम धामी का ये नया मुहिम सोशल मीडिया पर जोरों पर है। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर धामी सरकार की सर्जिकल स्ट्राइक, 3 साल के अंदर जेल पहुंचे 150 से ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी। जनता के लिए जारी किया गया टोल फ्री नंबर 1064 पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। धामी क्लीन अप करप्शन ट्रेंड कर रहा है। हैशटैग के जरिए लोग सरकार की ईमानदार कोशिशों की तारीफ कर रहे हैं। धामी सरकार की इस मुहिम ने साफ कर दिया है कि अब पद, पैसा या रुसो भ्रष्टाचारियों को बचा नहीं सकता।